हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता दी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। आज Q&A के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आया है संगीत बिंदु का। सर, आई अप्लाइड फॉर रिस्ट्रक्चर 2-3 टाइम्स बट दे रिफ्यूज एंड I had changed my address. Can they locate my new address? भाई साहब, सबसे पहली बात तो आपने 2-3 बार रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई किया, इन्होंने आपका रिस्ट्रक्चर को माना नहीं, उसको कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आपने ये नहीं बताया आपका सिक्योर लोन है कि अनसिक्योर लोन है। मुझे लग रहा है कि आपका अनसिक्योर लोन होगा, क्योंकि अगर आपका होम लोन होता तो आप उसको मकान को चेंज नहीं करते। अब क्योंकि आपने मकान चेंज कर दिया है तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपका ये नया एड्रेस ढूंढ सकते हैं क्या नहीं ढूंढ सकते। भाई साहब, वहीं लोकल रहते होंगे तो आस पड़ोस में जाके पता करके ढूंढ भी सकते हैं। थोड़ी जाके आपने दूर ले लिया तो ये बड़ा मुश्किल है। अनसिक्योर्ड लोन में इतना खोपड़ा ये खराब करते भी नहीं। हाँ, फिर भी अगर आपको दिक्कत परेशानी है, पहली बात तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है, आप उसको EMI में कन्वर्ट करवा लीजिए, ये इजीली उसको कर देंगे। थोड़े थोड़े करके इनके पैसे दे दीजिए, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। भविष्य में कोई भी बैंक या NBFC कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। फिर भी दिक्कत परेशानी इतनी है, फाइनेंशियल स्थिति ज़्यादा खराब है, पैसे देने की है ही नहीं बिल्कुल ही। आपने मकान तो चेंज कर लिया, अपना मोबाइल नंबर और चेंज कर लो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अभी पहले भी मेरे पास ऐसा कमेंट आया था, वो ये कह रहे थे कि सर मेरा 420 में पर्चा दर्ज हो जाएगा क्या। इसमें आपका 420 में कभी पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने लोन लिया था आप उस एड्रेस पे उस टाइम अगर नहीं रह रहे थे जिस टाइम आपने लोन लिया था, फिर तो आपका पर्चा दर्ज कर सकते हैं। 420 है भाई, इसने ठगी से हमारे से पैसा ले लिया। लेकिन अब जब, क्योंकि उस टाइम आप उस एड्रेस पे रह रहे थे और अब आपने दूसरे पे ट्रांसफर हो गए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारत के नागरिक हैं, आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, आपको कोई उसके लिए वीजा या और कोई ट्रांसफर किसी तरह के चार्जेस नहीं लगेंगे। ये लीगल है, आप सारे देश के किसी भी कोने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रह सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो दोबारा से आप कमेंट कर सकते हैं। जगदीश मोटवानी, गुड इवनिंग सर, मैंने बिजनेस एंड पर्सनल लोन लिया है। गारंटर की जगह मैंने ही अपनी वाइफ के साइन कर दिए हैं एंड करता आया हूँ, और बैंक एंड NBFC ऑफिसर के सामने ही उनके कहने पर ही कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, एंड पिछले 9 साल से मैं लोन ले रहा हूँ एंड रिपे कर रहा हूँ, क्योंकि रिपे नहीं करने की कभी नियत नहीं थी, बट ड्यू टू लॉकडाउन एनीथिंग गोट मेस्ड अप। इन केस में क्या हो सकता है, प्लीज एडवाइज। Thank you so much for your guidelines to me and my people like me. You are doing a great job. भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने, चलो वैसे तो अपना नाम लिख दिया जगदीश मोटवानी, आप इसको मैसेज को अपने डिलीट कर देना। आपने अपनी वाइफ के साइन किए हैं, ये इनलीगल है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर किसी को पता लग गया उस बैंक या NBFC कंपनी को, तो आपके ऊपर 420 का पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। उसमें आपको 7 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसको मजाक ना समझे, किसी के साइन मारना ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। मनमाना 6 महीने जमानत भी ना हो आपकी। आगे आप किसी को ना बताएं, ऑफिसर के सामने कर दिया, वो तो बोलेगा नहीं कि भाई मेरे सामने किया था। अब आप चुप रहे, कर दिए आपने, कोई बात नहीं, क्योंकि वो ऑफिसर इनके, ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं यार, वो हट उठ गए होंगे। नहीं भी हटे होंगे तो वो बोलने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही चोरी करवाने वाले हैं। आप इसको बिल्कुल इस बात को ना छेड़ें। रही बात आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, दो अनसिक्योर लोन होंगे आपके, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक है, जब NPA से रोक हट जाएगी तो ये आपके ऊपर एक सिविल का दीवानी का केस करेंगे। इसके अलावा आपका कुछ नहीं कर सकते। बस एक बात आप ध्यान रखें,
आपने कमेंट कर दिया, मुझे बता दिया, और किसी को आप ना बताएं कि मैंने अपनी वाइफ के फर्जी साइन मार रखे हैं, नहीं तो बात निकली तो दूर तलक जाएगी, वहां तक पहुंच गई तो उनको बहाना पा जाएगा आपकी पकड़ने का। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो ये फर्जी साइन का पता लग गया फिर कुछ बचेगा भी नहीं, इस बात की भी गारंटी है। विश्वकर्मा जी, सर आई टुक व्हीकल लोन 2 व्हीलर एक्टिवा एंड पे डाउन पेमेंट ₹20,000 एंड 29 EMI एच ईच 2225 आउट ऑफ 36, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई फेल टू पे रिमेनिंग लोन टेनओवर इज ओवर नवंबर 2018 अगेन एंड planned to pay but failed to pay finally. I told to pay in 2020 before and financial year I will pay, but due to unexpected India lockdown critical situation again I failed to pay. After that HDFC recovery towed my vehicle forcefully by ऑब्सिंग फ्रॉम हाईवे विदाउट गिविंग सरेंडर नोटिस 17 दिसंबर 2020. प्लीज जस्ट व्हाट शुड टैगेड ऑनलाइन कंप्लेंट एंड डिस्पैच फिजिकली कंप्लेंट अगेंस्ट रिकवरी HDFC लोन डिपार्टमेंट रिकवरी डिपार्टमेंट RBI बट yet not received any resolution. Pending amount was only 14,500. Recovery is saving to pay 47,000. Not ready to settlement. Suggests me should I do can get me vehicle, can I with the help of police. बस suggest and guide me. भाई साहब ऐसा है, आपने इनकी किस्तें रोक ली, 1 साल रोक के रखी, तो इनके पास राइट्स हैं आपकी एक्टिवा को लेने के। इनके पास राइट्स कहाँ से आए हैं? जब आपने एग्रीमेंट किया तो आपने सारे राइट्स इनको दे दिए थे। अब सवाल ये आता है कि जैसे ही आपका केस NPA में गया होगा तो उसके पास बाद इनके पास राइट्स आ जाते हैं। खोजते तो ये इनलीगल तरीके से हैं, फोर्सफुली खोज लिया, ऐसे तो ये खोज नहीं सकते। लेकिन होता क्या है, वैसे ऑफिशियली कैसे लेते हैं? ऑफिशियली तो इनको प्यार से आपसे ले लेनी है, भाई आपसे पैसे नहीं दे जा रहे, बैंक के पैसे देने हैं, ये वापसी दे दो, हम इसकी एक्शन करके अपना पैसा ले लेंगे। पर जैसे आप बता रहे हो कि फोर्सफुली धक्के से आपके जबरदस्ती से खोज लिया, खोजते ऐसे ही हैं। लेकिन कागजों में ये क्या दिखाएंगे? कागजों में ये दिखा देंगे कि आपने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के एक्टिवा बैंक या NBFC कंपनी को वापस कर दिया है, वो रिटर्न में होगा। अब सवाल यह है कि आपने तो लिख के नहीं दिया, वो आया कहां से? बैंक या NBFC कंपनी के पास। वो जब आपने एग्रीमेंट किया था उसमें 50 तरह के और कागज लगे हुए थे और उस पर आपने सारों पे साइन किए थे, उसी में वो कागज भी था कि आपने एक्टिवा अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव को उनको वापसी कर दिया है। हाँ, एक बार आप उनके कलेक्शन ऑफिसर से मिले, उससे पूछे भाई मेरी एक्टिवा कितने की बिकी, कितने की सेल हुई। अगर जितना पैसा आपने, क्योंकि आपने लिखा 14,500 रुपये बैलेंस था, उससे ज़्यादा की बिकेगी, वो स्वाभाविक बात है कि एक्टिवा की रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा की ही बिकेगी। बाकी का पैसा आप बैंक से अपना मांग सकते हैं, नहीं दे तो आप इसकी कंप्लेंट सीधी कंज्यूमर कोर्ट में इनके ऊपर केस कर सकते हैं। बाकी इनके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत पुलिस में नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद से लिख के दे रखा है कि मैंने एक्टिवा दे दी और वो ले गए, तो इसमें कोई शिकायत नहीं बनती। सोनू राजपूत, सर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,20,000 है, आउटस्टैंडिंग 1,44,000 कर दिया है, क्या मेरा EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं बैंक वाले? हाँ भाई साहब, जरूर कर देंगे। अगर आपसे किस्त नहीं दी जा रही तो आप सबसे पहले जाके कलेक्शन ऑफिसर से मिले और उनसे आप उनको अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताए कि भाई साहब ऐसे तो आपने अब तो 1,44,000 कर दिया, आप 1,40,40,00,000 भी इसको कर दोगे तो मैं इसको नहीं दे पाऊंगा। तो तरीका क्या है, आप इसको EMI में कन्वर्ट कर दीजिए, मैं राम राम से सारा पैसा आपका दे दूंगा, तो 99% चांस है कि आपका काम हो जाएगा। फिर भी ना होए तो दोबारा से कमेंट कर लेना, मैं आपको इसका समाधान बता दूंगा। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई भी समस्या, कोई भी शिकायत, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की हो,
तो उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी ऑफिशियली आ रही है, कोई सहायता चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए। इसी तरह से आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।